सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे डिस्क्स के बारे में। हम देखेंगे इसमें पार्ट ऑफ डिस्क देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे मेमोरी जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, और यदि उसके बाद क्लास का थोड़ा समय बच जाएगा तो हम देखेंगे प्रोसेसर के बारे में। ओके, सभी को समझ में आया? सभी को मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, अब एग्जैक्टली 2 PM हो चुका है। अब मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क्स के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कशन कर रहे हैं डिस्क्स के बारे में। देखिए, ये जो डिस्क है, यह जो डिस्क है, इस डिस्क के भी कुछ अदर नेम्स होते हैं। इस डिस्क के क्या होते हैं? कुछ अदर नेम्स भी होते हैं, यानी कि डिस्क को दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्क के अदर नेम कौन कौन से हैं? डिस्क के अदर नेम है जैसे कि डिस्केट। डिस्क के अदर नेम है जैसे कि डिस्केट, डिस्क ड्राइव। इसके अलावा डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहा जा सकता है। हाँ, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में ही आएगा। ठीक है, देखिए जो टॉपिक है ना, डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर, ये रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से ही है। ठीक है, हार्ड ड्राइव, डिस्क का अदर नाम है हार्ड ड्राइव, और इसी डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। डिस्क का एक और नाम है HDD ना। HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, हम यह जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डिस्क, यह रिलेटेड है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिस्क, मेमोरी, प्रोसेसर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं डिस्क। यहाँ पर मैंने आपको यह बताया कि डिस्क के और अदर नेम्स भी हैं। डिस्क को कुछ अदर नेम्स से भी जाना जाता है, जो है डिस्केट, डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे, जैसे कि अभी हमने आपको बता दिया कि डिस्क का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क। डिस्क का दूसरा नाम हार्ड ड्राइव है, डिस्क ड्राइव है। ठीक है, तो इसका एक और नाम आप एक और नोट कर लीजिए, वो है हार्ड डिस्क भी है। ठीक है, जो डिस्क है उसी को हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। तो यहां तक सभी को समझ में आया? कमेंट करके बताइए जल्दी। ओके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्क का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर आपको बताऊंगा हार्ड डिस्क के कॉन्सेप्ट के बारे में। अच्छा, रूपाली बोल रहे हैं इसको रिपीट करिए। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, जो हमारा सिलेबस में टॉपिक है ना डिस्क, इसको कुछ अदर नेम्स से भी जाना जाता है। डिस्क को कुछ अदर नेम्स से भी जाना जाता है। ठीक है, तो डिस्क को जिन अदर नामों से जाना जाता है वो कौन कौन से हैं? वो हैं
डिस्केट, वो हैं डिस्केट, डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। इसके अलावा डिस्क को HDD के नाम से भी जाना जाता है और डिस्क को हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। हाँ रूपाली, आपका डाउट क्लियर हुआ? रूपाली, आपका डाउट क्लियर हुआ रूपाली? ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ हार्ड डिस्क कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जैसे कि आप समझ गए कि डिस्क का दूसरा नाम हार्ड डिस्क भी है। ठीक है, डिस्क का दूसरा नाम क्या है? हार्ड डिस्क भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली हार्ड डिस्क कॉन्सेप्ट। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हार्ड डिस्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको यह समझाने का कोशिश करूंगा कि हार्ड डिस्क किस तरह के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। ठीक है, तो यह हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, हार्ड डिस्क कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए जो भी हार्ड डिस्क होता है यह क्या करता है? स्टोर करता है। हार्ड डिस्क क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करता है, किसे स्टोर करता है? डेटा को। ठीक है, हार्ड डिस्क किसे स्टोर करता है? डेटा को या इंफॉर्मेशन को। ठीक है, आप इसको डेटा भी बोल सकते हैं, आप इसे इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हार्ड डिस्क क्या करता है? हार्ड डिस्क प्रोवाइड कराता है क्विक एक्सेस। हार्ड डिस्क प्रोवाइड कराता है क्विक एक्सेस, यानी कि आसानी से और क्विक वे में डेटा को एक्सेस करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये जो डेटा स्टोर हो रहा है हार्ड डिस्क में, किसमें स्टोर हो रहा है? एक सेट ऑफ सरफेस पे, एक सेट ऑफ सरफेस पे स्टोर होता है आपका डेटा। ठीक है, हार्ड डिस्क स्टोर करता है डेटा को एक सेट ऑफ सरफेस पे। हार्ड डिस्क क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराता है डेटा के लिए। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर हुआ? हाँ, अभी किसी ने कुछ कमेंट करके बोला क्या? हाँ, किसी को कुछ डाउट है क्या? फिर से रिपीट कर दीजिए, मेरे स्क्रीन से गायब हो गया है। अच्छा, दुर्गेश बोल रहे हैं सेट ऑफ सरफेस क्या है? अच्छा, रिपीट करने बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए, हार्ड डिस्क कॉन्सेप्ट में यह कहा जा रहा है कि डेटा को हम स्टोर करते हैं और क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं डेटा के लिए। देखिए, सेट ऑफ सरफेस का मतलब यह है, सेट ऑफ सरफेस का मतलब यह है कि मान लीजिए ये कोई डिवाइस है ना? इस डिवाइस के अंतर्गत और बहुत सारे क्या हो सकते हैं? कंपोनेंट्स। इस अंतर्गत क्या हो सकते हैं? बहुत सारे और कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए यदि कोई डेटा स्टोर होगा तो वो भले ही इस डिवाइस में स्टोर होगा, लेकिन वह इस डिवाइस के किसी इंटरनल कंपोनेंट भी स्टोर होगा, इस डिवाइस के किसी इंटरनल कंपोनेंट भी स्टोर होगा और कोई स्पेसिफिक कंपोनेंट पे ही स्टोर होगा। तो इसी को कहा जाता है सेट ऑफ सरफेस। तो जिनका सेट ऑफ सरफेस वाला डाउट था वो क्लियर हुआ क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, सेट ऑफ सरफेस। ठीक है, तो यहां तक आ गया सभी को समझ में? ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी। एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट? प्लीज कमेंट फास्ट, जल्दी कमेंट करिए किसी को और कोई डाउट है तो। ठीक है, ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूं।
तो हार्ड डिस्क के कॉन्सेप्ट में हमने आपको यह बताया कि हार्ड डिस्क में स्टोर किया जा सकता है डेटा, और हार्ड डिस्क प्रोवाइड कराता है क्विक एक्सेस डेटा के लिए। ठीक है चित्ररंजन, ठीक है मैं रिपीट कर दे रहा हूं चित्ररंजन। देखिए ध्यान से सुनिए, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है डेटा। यह डेटा स्टोर होता है सेट ऑफ सरफेस पे, यह डेटा स्टोर होता है सेट ऑफ सरफेस पे। मतलब यह है कि सपोज यह कोई हार्ड डिस्क है, इसके अंतर्गत और बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो जो आपका डेटा स्टोर होगा किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ही, स्पेसिफिक पॉइंट पे या स्पेसिफिक कंपोनेंट पे स्टोर होगा, जिसे कहा जाता है सेट ऑफ सरफेस। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर होने से क्या होता है कि डेटा को क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, डेटा को क्विकली एक्सेस ऐसे किया जा सकता है कि हार्ड डिस्क में बहुत सारे पार्टीशंस होते हैं। उन पार्टीशंस में आप डिफरेंट फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं जहां पर डेटा रखा जा सकता है। तो आप उन फोल्डर से डेटा को इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। चित्ररंजन आया समझ में? चित्ररंजन ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। चित्ररंजन आगे ना समझ में, आगे बढ़ूं? ठीक है, देखिए अभी हमने आपको जैसे बताया कि हार्ड डिस्क क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को और क्विक एक्सेस प्रोवाइड कराता है डेटा को। डेटा स्टोर होता है सेट ऑफ सरफेस पे। ठीक है, सबसे पहले अभी आपको एक और बात समझनी जरूरी है कि क्या हार्ड डिस्क में ऐसा सिंगल सरफेस होता है? नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपके हार्ड डिस्क में डिस्क के ऊपर डिस्क है ना, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर हो सकता है। इंटरनल का जो हार्ड डिस्क का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हाइट की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी हाइट ज़्यादा है, लेकिन जो आपका हार्ड डिस्क बनता है ना, कुछ इसी तरीके का ही होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टैक। क्योंकि हार्ड डिस्क में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इंटरनली, इसीलिए हार्ड डिस्क को हम एक स्टैक्ड डिस्क भी कहते हैं। स्टैक्ड डिस्क का मतलब यह होता है कि एक हार्ड डिस्क में इंटरनली एक के ऊपर एक बहुत सारे डिस्क होते हैं, इन्हें कहा जाता है स्टैक्ड डिस्क। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, यहां तक आया सभी को समझ में? सौरभ महतो, क्या ड्रॉ कर रहे हो सौरभ? किसी को कुछ ऐसा कोई है जो लेट ज्वाइन हुआ है तो पूछ लो। ऐसा कोई है जो लेट ज्वाइन हुआ है क्लास में और जिसे अभी समझ में नहीं आया है, वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज का टॉपिक थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मैं पहले से बता रहा हूं। ऐसा कोई जो लेट ज्वाइन हुआ है स्टार्टिंग से रिपीट कीजिए सर। अच्छा ठीक है, तो ध्यान से सुनिए सभी लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत हम देख रहे हैं डिस्क के बारे में। हम देख रहे हैं किसके बारे में? डिस्क के बारे में। ठीक है, तो डिस्क के बहुत सारे अदर नेम्स हैं। डिस्क के बहुत सारे अदर्स नेम्स हैं, जैसे कि डिस्केट है ना, डिस्क को आप डिस्केट भी बोल सकते हो, डिस्क को आप डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हो। ठीक है, डिस्क को आप डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हो। डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी बोल सकते हैं, डिस्क को हम हार्ड ड्राइव भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव है ना, इसके अलावा डिस्क को हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जा सकता है। ठीक है, और डिस्क को हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। दुर्गेश, इतना आया समझ में? दुर्गेश हाँ आ गया दुर्गेश को समझ में।
ठीक है, देखिए इसके बाद हमने आपको यह बताया कि डिस्क जिसे कि हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, डिस्क जिसे कि हार्ड डिस्क के नाम से भी जाना जाता है, तो यह हार्ड डिस्क क्या काम आता है? यह हार्ड डिस्क काम आता है डेटा को स्टोर करने के लिए। यह हार्ड डिस्क क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, यह हार्ड डिस्क क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को। ठीक है, ठीक है, और हार्ड डिस्क डेटा को जहां पर स्टोर करता है, हार्ड डिस्क डेटा को जहां पर स्टोर करता है उसे हम कहते हैं सेट ऑफ सरफेस। उसे हम कहते हैं सेट ऑफ सरफेस। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भले ही हम यह मान रहे हैं कि हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो हार्ड डिस्क में हो रहा है, लेकिन इंटरनली यदि आप देखें तो डेटा जो है हार्ड डिस्क के किसी स्पेसिफिक पोर्शन में या स्पेसिफिक कंपोनेंट पर जाकर स्टोर होता है। तो वह जो स्पेसिफिक कंपोनेंट है या जो स्पेसिफिक पार्ट है वो काफी इंटरनल पोजीशन पे हो सकता है इस तरीके से। तो इसी को कहा गया है सेट ऑफ सरफेस। दुर्गेश आ रहा है समझ में? दुर्गेश और सौरभ को आ रहा है समझ में? जल्दी बताओ। हिमांशु दीवान, अभी मैंने एसएसडी सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का नहीं बताया है। हिमांशु आप पहले इसको समझ लो फिर एसएसडी को देखेंगे, है ना? आया हिमांशु समझ में? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझो, है ना? एकदम से एडवांस कॉन्सेप्ट में जाओगे तो ना बेसिक समझ आएगा ना एडवांस समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब आता है हार्ड डिस्क से रिलेटेड, अब आता है हार्ड डिस्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक। अब आता है हार्ड डिस्क से रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक्स, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक ये बोलता है कि जैसे हमने यहां पर आपको बताया ना स्टैक डिस्क, ये हमने आपको क्या बताया कि यह था स्टैक डिस्क, ये था, ठीक है। तो इसमें से प्रत्येक डिस्क में, इसमें से ईच डिस्क में, इसमें से ईच डिस्क में या फिर प्रत्येक डिस्क में क्या हो सकता है? डेटा। प्रत्येक डिस्क में क्या हो सकता है? डेटा। और इस डिस्क के अंतर्गत और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो प्रत्येक डिस्क में जो डेटा होता है वो रिकॉर्ड होता है ट्रैक्स में। वो किस में रिकॉर्ड होता है? ट्रैक्स में रिकॉर्ड होता है। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए। ठीक है, दुर्गेश आपको आगे समझ में? दुर्गेश, ठीक है। साक्षी देवांगन, साक्षी किस चीज को रिपीट करना है बताओ? साक्षी, अच्छा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैक्स को आप रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए,
हार्ड डिस्क का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक डिस्क के ऊपर और बहुत सारे डिस्क होते हैं, मल्टीपल डिस्क हो सकते हैं। ये इसको हम बोलते हैं स्टैक डिस्क। इन स्टैक डिस्क में हर डिस्क के अंतर्गत क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्रत्येक डिस्क के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टोर होता है, उसे ही कहा जाता है ट्रैक्स। आया समझ में साक्षी? साक्षी आया समझ में क्या, जल्दी बताओ। ठीक है, नोट कर लिए सभी लोग क्या? इस चीज को सभी लोग नोट कर लिए? ठीक है, ओके। अब आता है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्स। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्स। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ हेड्स। ठीक है, हेड्स का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट्स, हेड्स का मतलब होता है ऐसे कंपोनेंट जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में डिफरेंट ऑपरेशंस को क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो कंप्यूटर में दो तरह के हेड्स होते हैं। कंप्यूटर में दो तरह के हेड्स होते हैं, एक होता है रीड हेड और दूसरा होता है राइट हेड। ठीक है, ये दोनों हेड्स पाए जाते हैं हार्ड डिस्क में, ये दोनों डिस्क पाए जाते हैं हार्ड डिस्क में। ये दोनों हेड्स किस में मिलते हैं आपको, हार्ड डिस्क में मिलते हैं। ये चीज आया समझ में? जल्दी बताओ, ये चीज आया समझ में? ठीक है, अब ये जो रीड और राइट हेड्स कब काम करता है या कैसे काम करता है? काम ये ऐसे करता है कि जब भी आप कोई भी डेटा देते हैं कंप्यूटर को, जब भी आप कोई भी डेटा देते हैं कंप्यूटर को, या तो रीड के लिए या राइट के लिए, तो डिस्क क्या होता है, स्पिन करने लगता है। स्पिन यानी कि घूमने लगता है। ठीक है, तो जैसे ही एक सर्कल घूमता है तो या तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है या राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो किस बेसिस पे होता है? ठीक है, एक साइड पे आइदर लेफ्ट साइड पे रीड होता है और राइट साइड पे राइट होता है। ठीक है, यदि मान लीजिए रीड जो है लेफ्ट साइड पे है और लेफ्ट साइड से स्पिन करता है आपका हार्ड डिस्क, तो होगा रीड। और राइट, मान लीजिए राइट वाला हेड राइट साइड पे है और डिस्क जो है राइट साइड से स्पिन किया, मतलब क्या हुआ, राइट का टास्क हुआ। ठीक है, रीड का मतलब होता है डेटा यदि पहले से मौजूद है आपके कंप्यूटर पे तो उसे कलेक्ट करना और स्क्रीन पे शो करना। राइट का मतलब कंप्यूटर पर कुछ इनपुट देना और इनपुट के बाद उसे स्टोर कराना। आया समझ में यहां पर सभी को? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, नेक्स्ट एक हेडिंग है, वो है डिस्क एक्सेस टाइम। नेक्स्ट एक स्मॉल हेडिंग है इसी हार्ड डिस्क में, वो है डिस्क एक्सेस टाइम। क्या बोल रहे हो वीरेंद्र कुमार लेफ्ट का? वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार जल्दी रिप्लाई करो। वीरेंद्र कुमार जल्दी रिप्लाई करिए।
सर लेफ्ट साइड रोटेट हुआ तो रीड होगा। हाँ ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल से समझने के लिए है ना, ठीक है। देखो मैंने ये कहा कि हार्ड डिस्क में दो हेड्स होते हैं, एक होता है रीड और एक होता है राइट। ये कौन ड्रॉ कर रहा है बीच में? हार्ड डिस्क में दो हेड्स होते हैं, एक होता है रीड और एक होता है राइट, ठीक है। दोनों एक एक साइड पे होते हैं, दोनों एक एक साइड पे होते हैं। मान लीजिए रीड जो है लेफ्ट साइड पे है और राइट जो है राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये दोनों जो हेड्स होते हैं तब काम करते हैं जब हार्ड डिस्क क्या होता है, स्पिन करता है। स्पिन करता है यानी कि घूमता है, स्पिन करता है यानी कि घूमता है, ठीक है। तो मान लीजिए हार्ड डिस्क ने स्पिन किया लेफ्ट साइड पे, तो क्या होगा, रीड होगा। सॉरी, लेफ्ट साइड पे किया तो क्या होगा, रीड होगा। और मान लीजिए राइट साइड पे स्पिन हुआ, राइट साइड पे स्पिन हुआ तो क्या होगा, राइट होगा। अब आया समझ में? अब आया समझ में? ठीक है। सर रीड और राइट का डायरेक्शन फिक्स है क्या या फिर कहीं भी हो सकता है? देखो रीड और राइट का जो डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है ना। जैसा हार्ड डिस्क का मैन्युफैक्चरर है ना, हार्ड डिस्क जो बनाने वाला है मैन्युफैक्चरर, कंपनी जिस तरीके से जिस साइड पे सेट करी उस साइड पे होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। मैंने यहाँ पर जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता दिया है समझने के लिए कि लेफ्ट और राइट साइड पे होता है। ऐसा फिक्स नहीं है कि लेफ्ट पे होगा या राइट पे होगा, वो कौन सा आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए अब मैं बता रहा था आपको डिस्क एक्सेस टाइम। अब मैं आपको बता रहा था डिस्क एक्सेस टाइम, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं डिस्क एक्सेस टाइम। देखिए जो डिस्क एक्सेस टाइम होता है वो होता है मिली सेकेंड्स में, है ना। डिस्क एक्सेस जो टाइम होता है वो होता है मिली सेकेंड्स में, यानी कि सेकेंड का इतना छोटा हिस्सा, सेकेंड का बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है मिली सेकेंड, ठीक है। यानी कि आप बहुत ही कम समय में किसी भी हार्ड डिस्क को क्या कर पाते हो, एक्सेस कर पाते हो, है ना। वो टाइम इतना कम होता है कि आप उसे आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये चीज आया समझ में? डिस्क एक्सेस टाइम, ये चीज समझ में आया? यहां पर जो मैंने मिली सेकेंड लिखा है वो क्या है, डिस्क एक्सेस टाइम के लिए एक यूनिट है, एक इकाई है, ठीक है, मापने के लिए कि डिस्क एक्सेस टाइम कितना लग रहा है। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ इनोश किस चीज को रिपीट करना है बताओ? इनोश, इनोश किस चीज को रिपीट करना है? इनोश जल्दी रिस्पॉन्स दो। इनोश, नेटवर्क एरर आ रही है। ठीक है मैं बता दे रहा हूं। देखिए डिस्क एक्सेस टाइम मतलब किसी हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए जितना समय लगता है उसे हम कहते हैं डिस्क एक्सेस टाइम। डिस्क एक्सेस टाइम का जो यूनिट होता है वो होता है मिली सेकेंड्स में। वो किस में होता है, मिली सेकेंड्स में, ठीक है। क्या होता है जब भी डिस्क से जो डेटा एक्सेस होता है डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। डिस्क में जो सेक्टर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, हेड ट्रैक्स होते हैं, उनमें जाकर किसी डिस्क को डेटा रिट्राइव करना पड़ता है, ठीक है।
अब आया समझ में इनोश? ठीक है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं लोकेशन ऑफ डेटा। लोकेशन ऑफ डेटा इन लोकेशन ऑफ डेटा इन हार्ड डिस्क। ठीक है, यानी कि डेटा की क्या लोकेशन हो सकती है हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो यहां पर हम इस बात को एक्चुअली में कंसीडर कर रहे हैं कि डेटा का जो फिजिकल लोकेशन, डेटा का जो फिजिकल लोकेशन क्या होगा, यानी कि फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा, डेटा का जो फिजिकल लोकेशन क्या होगा, इस चीज को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि जब हम बात करते हैं फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा की, तो जो डेटा होगा यहां पर, डेटा किस में हो सकता है, डेटा हो सकता है आपके हार्ड डिस्क के अंतर्गत, या तो सिलेंडर में हो सकता है, या फिर ट्रैक्स में हो सकता है, या फिर सेक्टर में हो सकता है। ठीक है, इनमें से किसी एक में हो सकता है आपका डेटा। ठीक है, इन सारे सेक्शंस को हम आगे देखेंगे, फिलहाल अभी यहीं से समझिए। ठीक है, तो ये तो हमने कह दिया कि ये होते हैं हार्ड डिस्क के अंतर्गत, या तो सिलेंडर में, ट्रैक में, या फिर सेक्टर में। तो जब यह होते हैं सिलेंडर, ट्रैक या सेक्टर में, तो इनका जो एक एड्रेस क्रिएट होता है, इनका क्या क्रिएट होता है, इनका एक पर्टिकुलर एड्रेस क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं लॉजिकल, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस, जिसे हम कहते हैं लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस। ठीक है, अब यह जो लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस होता है, इसमें जो एड्रेस का रेंज होता है, इसमें जो एड्रेस का रेंज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। इसमें जो एड्रेस का रेंज होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा लार्ज होता है। यानी कि यह इस बात पे डिपेंड करता है कि हार्ड डिस्क का जो मेमोरी कैपेसिटी, हार्ड डिस्क की जो मेमोरी कैपेसिटी कितनी है। हार्ड डिस्क की मेमोरी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, उतने नंबर ऑफ एड्रेस हो सकते हैं आपके फिजिकल लोकेशन ऑफ डेटा के लिए। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में क्या, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, मैं शुरुआत से बता रहा हूं। देखिए, भले ही हम यह कहते हैं कि हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर हो रहा है उसका जो फिजिकल लोकेशन है वो डिफरेंट हो सकता है। हार्ड डिस्क के अंतर्गत काफ़ी सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि सिलेंडर, ट्रैक, सेक्टर, उनमें से किसी एक में हो सकता है आपका डेटा। ठीक है, जिस भी सेक्शन में आपका डेटा है, उसके बेसिस पे उस डेटा का लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस, एक यूनिक एड्रेस क्रिएट होता है। यह लॉजिकल ब्लॉक एड्रेस साइज में बहुत ज़्यादा हो सकता है, और इसका साइज कम हो या ज़्यादा हो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हार्ड डिस्क का मेमोरी कितना है, यानी हार्ड डिस्क कितने एमबी का है, कितने जीबी का है, या कितने टेराबाइट या टीबी का है। अब आया समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बाकी लोग बताओ। ठीक है, ठीक है, मैं बोर्ड को क्लियर कर दे रहा हूं।
ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं हार्ड डिस्क वर्सेस SSD। यानी कि SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। SSD का मतलब होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। ठीक है, अब हम यहां पर SSD और हार्ड डिस्क में थोड़ा सा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं हार्ड डिस्क की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। हार्ड डिस्क के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखिए, जो भी हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क को, हाँ फुल फॉर्म बोल रहे हो, SSD का फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट डिवाइस। SSD का फुल फॉर्म क्लियर हुआ सभी को? SSD का फुल फॉर्म क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी बताओ। ठीक है, देखिए मैं यह बताने का कोशिश कर रहा हूं आपको कि मैं यहां पर बता रहा हूं हार्ड डिस्क और SSD यानी कि सॉलिड स्टेट डिवाइस में डिफरेंस। ठीक है, हार्ड डिस्क के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होता है, एक हार्ड डिस्क को चलाने के लिए, एक हार्ड डिस्क को रन करने के लिए जो पावर रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई पावर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, यह अप्रॉक्स 10 से 12 वोल्ट के आसपास हो सकता है। ठीक है, 10 से 12 वोल्ट के आसपास हो सकता है। ठीक है, जो हार्ड डिस्क है वो हाई कैपेसिटी यूज होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क जो है वो हाई कैपेसिटी के लिए यूज होता है। यानी कि हाई कैपेसिटी का मतलब यह है कि हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी MB, GB, TB, टेराबाइट में भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं हाई कैपेसिटी यूज। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताओ। ठीक है, इसके अलावा जो हार्ड डिस्क है वो होता है एक वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, हार्ड डिस्क जो होता है वो होता है वॉलेटाइल मेमोरी। यानी कि हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है वो डिलीट भी हो सकता है ना? हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो डिलीट भी हो सकता है ना? यानी कि आप कमांड के द्वारा भी, मैसेज के द्वारा भी डिलीट कर सकते हैं। और यदि हार्ड डिस्क आपका क्रैश हो गया, फिजिकली डैमेज हो गया, तो उस बेसिस पे भी हार्ड डिस्क में डेटा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। जो हार्ड डिस्क होता है लेस एक्सपेंसिव होता है। लेस एक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चीला होता है ओवर SSD। हार्ड डिस्क जो है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के कंपैरिजन में कम खर्चीला होता है। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी। ठीक है, किसने बोला रिपीट? अभी किसने बोला? अभी किसी ने बोला क्या रिपीट करके? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए, जो हार्ड डिस्क होता है उसमें पावर रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, हाई पावर रिक्वायरमेंट होता है, जो अप्रॉक्स 10 से 12 वोल्ट के आसपास हो सकता है। जो हार्ड डिस्क होता है उसमें वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि हार्ड डिस्क में जो डेटा है वो डिलीट भी किया जा सकता है इजीली। हार्ड डिस्क जो होता है वो हाई कैपेसिटी यूज होता है, यानी कि हार्ड डिस्क की जो मेमोरी कैपेसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। हार्ड डिस्क
कम खर्चीला होता है, यानी कि लेस एक्सपेंसिव होता है एसएसडी के कंपैरिजन में। समझ में आया दुर्गेश? दुर्गेश आया समझ में? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, जो सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं वो फास्टर होते हैं, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में क्या होते हैं? फास्टर होते हैं आपके सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। और ये जो हैं ड्यूरेबल होते हैं, यानी कि ये लंबे समय तक आप इनको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा लेस पावर रिक्वायरमेंट होता है। इसमें जो पावर रिक्वायरमेंट होता है हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में कम होता है, यानी कि 10 वोल्ट से भी कम लगेगा। प्लस एक और एडवांटेज ये है कि जिस कैबिनेट में या जिस तरह के ब्रैकेट्स में, जिस तरह के कैबिनेट्स में जिस तरह के कंपोनेंट का यूज करके आप हार्ड डिस्क को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। हार्ड डिस्क को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं किसके साथ? पीसी के साथ। सेम फ्रेम सेम कंपोनेंट में आप एसएसडी को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आया समझ में? जो एसएसडी रहता है, एसएसडी का जो कैपेसिटी रहता है कम होता है। एसएसडी का जो कैपेसिटी होता है कम होता है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी का जो कैपेसिटी होता है हार्ड डिस्क ड्राइव के कंपैरिजन में कम होता है। एसएसडी ज़्यादा खर्चीला होता है। एसएसडी क्या होता है? ज़्यादा खर्चीला होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है एज कंपेयर टू द हार्ड डिस्क ड्राइव। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताइए। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे दिखाऊंगा, है ना? वो डायग्राम में रहेगा पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दिखाऊंगा। कुछ मिनट या कुछ सेकेंड्स के बाद मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा जिसमें आपको दिखाई देगा पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, उसमें रहेगा पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको दिखाया जाएगा उस डायग्राम को आपको जल्दी से जल्दी क्या करना है? ड्रॉ करना है अपने कॉपी पे या पेपर पे क्या करें? आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ वो इमेज जिसमें है आपका पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ सेकेंड या कुछ मिनट वेट करिए। दिखाई दिया सभी को? आपके सभी को स्क्रीन पे दिखाई दिया क्या? देखिए, ये जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यही है आपका, ये जो डायग्राम है वो है आपके पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क का डायग्राम है। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि इसको ड्रॉ करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो कि ड्रॉ कर रहे हो? जल्दी कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से जल्दी इसका। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुका हूँ, 30 सेकंड के लिए। ठीक है, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है लौकिक, बस समझने के लिए है। ड्रॉ करने की एकदम जरूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं 10 सेकंड का और इंतजार कर रहा हूं, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिर इसी के बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगा, है ना? ये जो अंदर के टॉपिक दिख रहे हैं ना, स्प्लिंडर हो गया, एक्यूटेटर हो गया,
रीड राइट हेड हो गया, प्लेटर्स हो गया, इन्हीं को क्या करना है, थोड़ा सा समझना है बस। सभी ने ले लिया स्क्रीनशॉट? ऐसा कोई है जो स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस डायग्राम का? सभी ले लिए? ठीक है, ठीक है, मैं वापस आता हूं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो जो डायग्राम आपने स्क्रीनशॉट लिया है, अच्छा, किसी ने अभी कुछ कमेंट किया था क्या? मेरे स्क्रीन से गायब हो गया, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, अभी किसी ने कुछ कमेंट किया था क्या? जल्दी बताइए। ठीक है, रिस्पांस तो नहीं आ रहा है। अभी किसी ने कुछ कमेंट किया था क्या? जल्दी बताइए, रिस्पांस देके, रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। एसएसडी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, बता रहा हूं। देखिए, जो आपका एसएसडी है, जो एसएसडी है वो है नॉन वॉलेटाइल है। एसएसडी क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, यानी कि इसमें जो डेटा एक बार स्टोर हो जाता है वो आसानी से डिलीट नहीं होता है। ठीक है, इसमें जो डेटा रहता है वो डिलीट नहीं होता है आसानी से। ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले पार्ट्स ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव के अंतर्गत सबसे पहले आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको यह ध्यान देना है कि एक हार्ड डिस्क के अंतर्गत, एक हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है? केसिंग होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर केसिंग होता है। केसिंग का मतलब होता है एक ऐसा बेस होता है, केसिंग के अंदर, केसिंग मतलब एक ऐसा बेस होता है जिससे सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, केसिंग का मतलब क्या है? एक ऐसा लेयर होता है, एक ऐसा प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसमें सारे कंपोनेंट क्या होते हैं? आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इस केसिंग से क्या क्या चीजें जुड़ी हुई रहती हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो केसिंग से जुड़ा हुआ रहता है आपका स्प्लिंडल। केसिंग से जुड़ा हुआ रहता है स्प्लिंडल। इसी से जुड़ा हुआ रहता है आपका प्लेटर। इसी से जुड़ा हुआ रहता है एक्यूटेटर। और इसी से जुड़ा हुआ रहता है रीड राइट आर्म। इसी से जुड़ा हुआ रहता है रीड राइट आर्म। तो मैं सभी चीजों को क्या करूंगा? एक एक करके यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। यहां तक आया समझ में? सभी को आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको बता रहा हूं स्प्लिंडल के बारे में। सबसे पहले आपको बता रहा हूं स्प्लिंडर के बारे में। तो स्प्लिंडर जो काम करता है वो काम करता है स्पिनिंग के लिए, है ना, स्पिनिंग के लिए, घुमाने के लिए, है ना, घुमाने के लिए। तो स्प्लिंडर किसको घुमाता है? स्प्लिंडर घुमाता है प्लेटर को, है ना। स्प्लिंडर जो है प्लेटर को रोटेट करने के लिए, उसके स्पिनिंग के लिए, उसके स्पिनिंग के लिए काम करता है। ठीक है, अब ये जो प्लेटर होता है वो क्या करता है? जो प्लेटर होता है वो किसी भी हार्ड डिस्क के केसिंग के अंतर्गत, हार्ड डिस्क के केसिंग के अंतर्गत रहता है प्लेटर। इस प्लेटर पे क्या होता है? डेटा स्टोर करता है ना। ये प्लेटर क्या करता है? डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। समझ में आया यहां तक? जल्दी बताइए।
ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट्स का ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर पार्ट्स का हम थोड़ा डिटेल भी देखेंगे। ठीक है, तो एक हो गया स्प्लेंडर, एक हो गया प्लेटर। ठीक है, इसके बाद आता है रीड राइट आर्म, इसके बाद आता है रीड राइट आर्म। तो रीड राइट आर्म क्या काम करता है? रीड राइट आर्म में क्या होते हैं, दो डिफरेंट आर्म होते हैं, दो डिफरेंट आर्म होते हैं, एक होता है रीड के लिए और एक होता है राइट के लिए। ठीक है, तो ये दोनों आर्म से क्या होता है, या तो डेटा रीड होता है या तो डेटा राइट होता है, इनकी मदद से, रीड राइट आर्म की मदद से। समझ में आया ये चीज? इसके बाद आता है एक्यूटेटर। इसके बाद आता है एक्यूटेटर। तो जो एक्यूटेटर होता है, यह एक्यूटेटर, यह जो एक्यूटेटर होता है, यह एक्शन और मूवमेंट को, एक्शन और मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एक्यूटेटर क्या होता है, एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसके एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है एक्यूटेटर? रीड राइट आर्म के एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है एक्यूटेटर। साथ ही साथ लॉजिक बोर्ड, साथ ही साथ लॉजिक बोर्ड के भी एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है एक्यूटेटर। ये चीज आया समझ में सभी को? जल्दी बताओ, ये चीज आया सभी को समझ में? कमेंट करके बताओ जल्दी। ठीक है, हाँ अभिषेक रिपीट कर रहा हूं। एक्यू किसको रिपीट करना है अभिषेक? एक्यूटेटर को। ठीक है, देखो जो एक्यूटेटर होता है वो एक्शन और मूवमेंट को, है ना, एक्यूटेटर जो होता है वो एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसके एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है? रीड राइट आर्म के एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ लॉजिक बोर्ड के भी एक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है एक्यूटेटर। आया समझ में एक्यूटेटर का अभिषेक? अभिषेक एक्यूटेटर का वर्क समझ में आया? सभी को क्लियर है एक्यूटेटर? ठीक है, देखिए अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं प्लेटर के बारे में। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं प्लेटर के बारे में। ठीक है, तो जो प्लेटर होता है, ये प्लेटर डिफरेंट तरह के मटेरियल से मिलकर बना हो सकता है। ठीक है, यह जो प्लेटर होता है डिफरेंट तरह के मटेरियल के कॉम्बिनेशन से मिलके बना हो सकता है। जैसे कि ये ये हो सकते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ग्लास, सिरेमिक, ग्लास सिरेमिक, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका प्लेटर। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका प्लेटर। ठीक है, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका
प्लेटर का निर्माण होता है। ये प्लेटर में होता है एक मीडिया लेयर। इस प्लेटर के साथ होता है एक लेयर होता है, एक परत होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को, किसी भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, वो स्ट्रक्चर हो सकता है या तो ट्रैक्स हो सकता है, या फिर सेक्टर हो सकता है, या फिर क्लस्टर हो सकता है। आया ये चीज समझ में? जल्दी बताओ। यहां तक आया समझ में सभी को? दुर्गेश, अभिषेक, सौरभ, आया समझ में? बाकी लोग भी रिप्लाई करो जल्दी। ठीक है, देखिए इसके बाद आता है स्प्लेंडर को एक बार और देखते हैं थोड़ा सा। स्प्लिंडल, ठीक है। तो स्पिंडल क्या करता है, स्पिंडल रोटेट करता है। किसे रोटेट करता है? प्लेटर को। स्पिंडल प्लेटर को रोटेट करता है, साथ ही साथ स्पिंडल प्लेटर को होल्ड भी कर सकता है। स्पिंडल प्लेटर को होल्ड भी कर सकता है। साथ ही साथ जो स्पिंडल होता है ये डेटा के राइट होने में और रीड होने में भी मदद करता है, ठीक है। तो स्प्लिंडर प्लेटर से रोटेट और होल्ड के माध्यम से जुड़ा होता है, और स्प्लिंडर डेटा राइट और रीड से भी जुड़ा हुआ होता है। ये चीज आया समझ में? ये चीज आया समझ में? जल्दी बताओ। स्प्लिंडल आया सभी को समझ में? जल्दी रिप्लाई करिए आप लोग। ठीक है, इसके बाद जो एक वर्ड आया था आपका लॉजिक बोर्ड, ठीक है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं। तो लॉजिक बोर्ड क्या होता है? लॉजिक बोर्ड बताता है एक्यूटेटर के मोटर को। लॉजिक बोर्ड क्या करता है? एक्यूटेटर के मोटर को यह बताता है कि कौन सा टास्क करना है, यानी कि व्हाट टू डू। लॉजिक बोर्ड एक्यूटेटर मोटर को यह बताता है कि कि क्या टास्क को करना है, ठीक है। लॉजिक बोर्ड का जो लोकेशन होता है, लॉजिक बोर्ड का जो लोकेशन होता है वो होता है बॉटम बेस ऑफ द यूनिट। बॉटम बेस ऑफ यूनिट, यानी कि किससे जुड़ा हुआ? केसिंग से जुड़ा हुआ जो रहता है वो रहता है आपका लॉजिक बोर्ड।
और इसी लॉजिक बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है एक रिबन, है ना, एक रिबन होता है, कलरफुल रिबन होता है। यह रिबन जो है कनेक्ट करता है, यह रिबन क्या करता है, यह रिबन कनेक्ट करता है सर्किट बोर्ड को, यह रिबन कनेक्ट करता है सर्किट बोर्ड को एक्ट्यूएटर मोटर से। लॉजिक बोर्ड आया समझ में? जल्दी बताओ, लॉजिक बोर्ड आया क्या समझ में आप लोगों को? ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं लॉजिक बोर्ड को। देखिए, जो लॉजिक बोर्ड होता है वो कनेक्टेड होता है एक्ट्यूएटर के मोटर से, है ना। जो एक्ट्यूएटर आपको बताया गया है ना, उसका भी क्या होता है, एक सेपरेट सा मोटर होता है। तो लॉजिक बोर्ड कनेक्टेड होता है एक्ट्यूएटर के मोटर से, और कनेक्टेड होने के बाद यह डिसाइड करता है कि क्या कौन सा टास्क को परफॉर्म करना है, क्या करना है। सीबी एंड एएम क्या है बोल रहे हो? सीबी, अच्छा सीबी मतलब सर्किट बोर्ड, एएम मतलब एक्ट्यूएटर मोटर, ठीक है। लॉजिक बोर्ड कनेक्टेड होता है एक्ट्यूएटर मोटर से और उसे यह बताता है कि क्या टास्क को परफॉर्म करना है, ठीक है। जो लॉजिक बोर्ड का जो लोकेशन होता है वो होता है बॉटम बेस ऑफ द यूनिट, यानी कि हार्ड डिस्क का बॉटम बेस जो होता है केसिंग, तो केसिंग के आसपास ही होता है आपका लॉजिक बोर्ड, ठीक है। और उसी केसिंग के पास होता है एक रिबन। यह रिबन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फिक्स रिबन नहीं होता है, फ्लेक्सिबल रिबन होता है। तो यह फ्लेक्सिबल रिबन क्या करता है, यह फ्लेक्सिबल रिबन सर्किट बोर्ड, यानी कि जो आपका इंटरनल सर्किटरी है, इंटरनल सर्किटरी जहां से करंट पास होगा आपके हार्ड डिस्क में, वहां से कनेक्ट करता है एक्ट्यूएटर मोटर को, और एक्ट्यूएटर मोटर इससे कंट्रोल कर पाता है रीड राइट आर्म को। अब आया समझ में? सौरभ, दुर्गेश, अभिषेक, इन लोगों को आया समझ में? ठीक है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हार्ड डिस्क वाला, है ना, हार्ड डिस्क का आप कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है। ये हार्ड डिस्क वाला कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे मेमोरी के बारे में। ठीक है, अब बताएंगे मेमोरी के बारे में, ठीक है। अब मेमोरी क्या होता है, हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, मेमोरी, ठीक है। जो भी मेमोरी होता है वो एक ह्यूमन के ब्रेन की तरह होता है, ठीक है। जो भी मेमोरी होता है कंप्यूटर का वो एक ह्यूमन ब्रेन यानी मनुष्य के दिमाग की तरह ही होता है। मेमोरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, मेमोरी की मदद से हम स्टोर कर सकते हैं। किसे स्टोर कर सकते हैं, मेमोरी में आप डेटा को भी स्टोर कर सकते हो, इंस्ट्रक्शन को भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अब डेटा और इंस्ट्रक्शन में कैसे डिफरेंस करेंगे, एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने लिखा a प्लस बी, सपोज हमने लिखा a प्लस बी, तो इसमें a और b क्या है, इसमें a और b है डेटा, और ये जो प्लस है वो है इंस्ट्रक्शन, वो है इंस्ट्रक्शन। यदि डेटा और इंस्ट्रक्शन को यदि हम एक साथ कंबाइन करेंगे तब, यदि हम सिंपल लिखते हैं a और b, तो यहां पर क्या है, इसमें दोनों के दोनों डेटा है, कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। यहां तक आया सभी को समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आप लोगों को आया समझ में क्या? सभी को आया समझ में?
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको यह बताया कि मेमोरी ह्यूमन ब्रेन की तरह होती है। मेमोरी के इस्तेमाल से आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को और इंस्ट्रक्शन दोनों को। मेमोरी में क्या होते हैं, डिफरेंट बहुत सारे क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। मेमोरी में क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शन होते हैं। ठीक है, मेमोरी में बहुत सारे डिफरेंट सेक्शन होते हैं। इन सेक्शंस को कहा जाता है सेल्स। ओके दुर्गेश, कोई बात नहीं। अब नेटवर्क इशू में हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क तो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है पढ़ाना, हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है दुर्गेश, आया समझ में दुर्गेश? ठीक है, मेमोरी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर 4 बताया, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेक्शंस को कहा जाता है सेल्स। इन्हीं सेक्शंस को क्या कहा जाता है, सेल्स। तो हर सेल का क्या हो सकता है, हर सेल का क्या होता है, डिफरेंट यूनिक एड्रेस हो सकता है। हर सेल का क्या हो सकता है, यूनिक एड्रेस हो सकता है। हाँ दुर्गेश, मेमोरी में किसको रिपीट करना है? दुर्गेश स्टार्ट से। ठीक है, बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। मेमोरी के इस्तेमाल से आप स्टोर कर सकते हो डेटा को और इंफॉर्मेशन को। इतना आया समझ में दुर्गेश? ठीक है, जो मेमोरी होता है ह्यूमन के ब्रेन की तरह होता है। जैसे आप अपने ब्रेन में कुछ स्टोर कराते हो ना, वैसे ही कंप्यूटर में भी स्टोर करा सकते हैं मेमोरी में। अब इस मेमोरी में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। इस मेमोरी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, इन सेक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, इन सेक्शंस को हम कर सकते हैं सेल्स। हर सेल का क्या हो सकता है, यूनिक एड्रेस हो सकता है। हर सेल का क्या हो सकता है, यूनिक एड्रेस हो सकता है। यहां तक आया समझ में? यहां तक आया समझ में सभी को? ठीक है, अब हम आपको बताते हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। अब हम आपको बता रहे हैं मेमोरी के टाइप्स के बारे में। तो मेमोरी के वैसे बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन बेसिकली 3 तरह के मेमोरी होते हैं। पहला होता है कैच मेमोरी। पहला होता है कैच कैच मेमोरी। कैच बोलो, कैशे बोलो, कैच है ना, इसको हम कैच ही प्रोनाउंस करें, कैच मेमोरी। दूसरा होता है प्राइमरी प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। 3 तरह के मेमोरी टाइप्स होते हैं। इसको सभी ने नोट कर लिया क्या? टाइप्स ऑफ मेमोरी सभी ने नोट कर लिया? जल्दी बताइए। ठीक है, ओके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैश मेमोरी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कैश मेमोरी के बारे में। तो जो कैश मेमोरी होता है वो काफी हाई स्पीड में वर्क करता है ना। कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। जो कैश मेमोरी की जो स्पीड रहती है काफी ज्यादा होती है। जो कैश मेमोरी होती है, ये मेमोरी यदि अच्छे ढंग से वर्क कर रही है,
यदि कैश मेमोरी का जो स्पेस है वो अच्छा है, ज़्यादा स्पेस है और कैश मेमोरी आपकी पूरी तरीके से फिल नहीं है, तो यही मेमोरी जो है आपके सीपीयू को स्पीड अप करने के लिए काम आती है। ठीक है, अधिकतर जब भी आप मोबाइल यूज करते हैं तो क्या होता है, एक मैसेज आता है कैशे मेमोरी, क्लियर द कैशे मेमोरी। ठीक है, तो वही है, यही कैशे, तो वही मेमोरी क्या है आपकी, कैश मेमोरी है। ये जो कैश मेमोरी होती है ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। ये जो कैश मेमोरी होती है ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए। कैश मेमोरी जो होती है एक टेम्पररी मेमोरी होती है प्रोसेसेस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो भी सीपीयू होता है डायरेक्टली मेन मेमोरी से कनेक्टेड नहीं होता है। सीपीयू पहले कनेक्टेड होता है कैश मेमोरी से और यह कैश मेमोरी कनेक्टेड होती है मेन मेमोरी से। यहां तक आया समझ में सभी को? यहां तक आया सभी को समझ में? देखिए मैंने अभी क्या कहा, मैंने ये बोला कि सीपीयू जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है मेन मेमोरी से, सीपीयू कनेक्टेड होता है कैश मेमोरी से। सीपीयू कनेक्टेड होता है कैश मेमोरी से, उसके बाद यह कैश मेमोरी कनेक्टेड होता है मेन मेमोरी से। यह कनेक्टेड होता है मेन मेमोरी से कनेक्टेड होता है। यानी कि सीपीयू को यदि कोई भी वर्क करना है मेन मेमोरी के साथ तो पहले सीपीयू को कनेक्टेड होना पड़ेगा कैश मेमोरी से और अब जाके यह कैश मेमोरी कनेक्टेड होगा मेन मेमोरी से। तो कैश मेमोरी जो है यहाँ पर वर्क करता है एज अ बफर, वर्क करता है एज अ बफर। किसके लिए? सीपीयू के लिए। आया समझ में? ये चीज आया समझ में सभी को? जल्दी बताइए। कैश मेमोरी एज अ बफर, ये चीज आया सभी को समझ में? ठीक है, ठीक है। निकिता तिवारी, क्या समझ में नहीं आया निकिता? बफर का मतलब टेम्पररी मेमोरी, बफर का मतलब होता है यहां पर टेम्पररी मेमोरी। निकिता क्या समझ में नहीं आया बताओ? अच्छा बफर, देखो बफर का मतलब है, बफर का मतलब होता है टेम्पररी मेमोरी। यानी कि सीपीयू को यदि मेन मेमोरी से कुछ भी डेटा लेना है, कुछ भी डेटा, कुछ भी प्रोग्राम, कोई भी इंस्ट्रक्शन लेना है तो सीपीयू सबसे पहले कनेक्टेड होगा कैश मेमोरी से। कैश मेमोरी कोई भी डेटा लेगा मेन मेमोरी से, मेन मेमोरी से डेटा लेने के बाद वो जाएगा कैश मेमोरी के पास, अगेन जाएगा सीपीयू के पास। अब आया समझ में निकिता? ठीक है, तो सर ये प्रोसेस को बफर बोलेंगे? नहीं, ये प्रोसेस को बफर नहीं बोलेंगे, ये प्रोसेस को ऐसा बोलेंगे कि कैश मेमोरी एज अ बफर इस्तेमाल हो रहा है ना। इसको हम बोलेंगे कि कैश मेमोरी एज अ बफर इस्तेमाल हो रहा है। आया समझ में अभिषेक? अभिषेक आया समझ में क्या? जल्दी रिस्पॉन्स करो। ठीक है, अब हम एक और इसको और थोड़ा अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए सीपीयू, यानी कि जो आपका सीपीयू है, सीपीयू यूज करना चाहता है, सीपीयू यूज करना चाहता है ऐसे डेटा और प्रोग्राम को, ऐसे डेटा और प्रोग्राम के
पार्ट को जो कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल हुए हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो क्या करेगा सीपीयू? क्या सीपीयू डायरेक्ट मेन मेमोरी के पास जाएगा? नहीं, सीपीयू डायरेक्ट मेन मेमोरी के पास नहीं जाएगा। सीपीयू जाएगा कैश मेमोरी के पास। सीपीयू जाएगा कैश मेमोरी के पास। तो कैश मेमोरी क्या करेगा? उसे प्रोवाइड कराएगा फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा और प्रोग्राम्स की डिटेल्स, क्योंकि इन्हें कैश मेमोरी क्या करता है? इन्हें कैश मेमोरी क्या करता है? होल्ड करके रखे हुए रहता है अपने पास उनकी इंफॉर्मेशन को। ये चीज आया समझ में? क्या, जल्दी बताओ। ये चीज आया समझ में? क्या, जल्दी बताइए सभी लोग, सभी लोग जल्दी रिप्लाई करिए। अभिषेक, हाँ अभिषेक मैं रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए सीपीयू को यूज करना है ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स को जिनका बार बार इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली लगातार हुआ है, तो सीपीयू मेन मेमोरी को कॉल नहीं करेगा। सीपीयू जाएगा कैश मेमोरी के पास। कैश मेमोरी के पास क्या होता है? जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम है उनका डिटेल रहता है। तो सीपीयू क्या करेगा? डायरेक्टली कैश मेमोरी से उस डेटा एंड प्रोग्राम्स के पार्ट को कलेक्ट कर लेगा और सीपीयू का कार्य हो जाएगा। आगे समझ में? ये चीज आगे समझ में? जल्दी बताइए। अरे इनको बोलने नहीं आता है, कॉल नहीं करने करके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ दिखाई दे रहा है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? रिप्लाई करो जल्दी। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? जल्दी रिप्लाई करो। देखिए मैं ये बता रहा था कि जब भी सीपीयू को यूज करना होता है, जब भी सीपीयू को यूज करना होता है ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स के पार्ट को, ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स के पार्ट को जो कि लगातार यूज हुए हों, फ्रीक्वेंटली यूज हुए हों, तो सीपीयू मेन मेमोरी को कॉल नहीं करता है। सीपीयू जाता है कैश मेमोरी के पास, क्योंकि कैश मेमोरी के पास ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स की डिटेल होती है जो फ्रीक्वेंटली यूज में होते हैं। जो क्या होते हैं? फ्रीक्वेंटली। अच्छा मेरा माइक ऑफ है, एक मिनट। अब आ रही आवाज? अब आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। अब मेरी आवाज सभी लोगों को सुनाई दे रही है? जल्दी बताओ जल्दी। सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है। देखिए मैं ये आपको यह बता रहा था कि यदि सीपीयू को कुछ ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स के बारे में जानना है
जो फ्रिक्वेंटली यूज हुए हैं, तो सीपीयू जो है वो ज़्यादा है कैश मेमोरी के पास, क्योंकि कैश मेमोरी इस तरह की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, होल्ड करके रखे हुए रहता है, जिससे सीपीयू को इजीली ऐसे डेटा और प्रोग्राम्स के बारे में पता चल जाता है। आया समझ में? सभी को आया समझ में क्या? जल्दी रिप्लाई करिए। ठीक है कि इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी। इसके बाद मैं आपको एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी बताऊंगा। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी यह है कि यह वर्क करता है फास्ट। ठीक है, जो कैश मेमोरी होता है काफी फास्ट वर्क करता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। ठीक है, क्योंकि मेन मेमोरी से यदि आपको कुछ भी एक्सेस करना है। हाँ अभिषेक पांडे, क्या चीज पूछ रहे हो? अभिषेक क्या पूछ रहे हो? सर कैश मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी कितना होता है? देखो कैश मेमोरी का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके हार्ड डिस्क का मेमोरी कैपेसिटी कितना है। हार्ड डिस्क का जितना साइज होगा उसी के रेशियो में, है ना, उसी के रेशियो में आपका कैश मेमोरी का साइज होता है। ठीक है, मैक्सिमम, है ना, हार्ड डिस्क के साइज के मैक्सिमम 10%, है ना, हार्ड डिस्क के साइज का जो मैक्सिमम 10% होता है वो होता है आपका कैश मेमोरी, मैक्सिमम 10%। ठीक है, आया समझ में अभिषेक? ठीक है, तो मैंने सबसे पहले आपको यह बताया कि एडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी में कि कैश मेमोरी को आप मेन मेमोरी के कंपैरिजन में फास्टर वर्क करते हुए देख सकते हैं। जो कैश मेमोरी के लिए जो एक्सेस टाइम होता है, कैश मेमोरी को जो एक्सेस करने के लिए जो टाइम होता है वो अदर मेमोरीज के कंपैरिजन में काफी कम होता है। जो कैश मेमोरी होता है प्रोग्राम को स्टोर करता जरूर है, प्रोग्राम को स्टोर करता जरूर है, लेकिन इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि बहुत ही कम समय के अंतर्गत दोबारा एग्जीक्यूट हो जाए, उसी पर्पज से जो है कैश मेमोरी प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है। समझ में आया यहां तक? अभिषेक, दुर्गेश, निकिता, समझ में आया आप लोगों को? जल्दी बताइए। सौरभ, पृथ्वी, सर इफ कैश मेमोरी यूजफुल देन वाई वी डिलीट इट। निकिता क्या पूछ रहे हो आप? निकिता, निकिता आपका क्वेश्चन क्लियर करिए। निकिता, निकिता, सर कैश मेमोरी को क्यों क्लियर करते हैं? देखो कैश मेमोरी को इसलिए क्लियर करते हैं क्योंकि आप किसी भी हार्ड डिस्क पे कई बार बहुत सारे प्रोग्राम को इस्तेमाल करते हैं, तो हर प्रोग्राम का एक प्रोसेस होता है, हर प्रोग्राम का एक प्रोसेस होता है। तो जब भी प्रोग्राम का प्रोसेस चलता है तो कुछ अमाउंट ऑफ मेमोरी बार बार इस्तेमाल होता रहता है प्रोग्राम का। तो वह जो कुछ परसेंटेज है प्रोग्राम का वो बार बार किस में स्टोर होता रहता है? कैश मेमोरी में स्टोर होता रहता है ना। तो जब एक स्टेज ऐसा भी आता है कि कैश मेमोरी में पूरा फुल हो जाता है, तो कैश मेमोरी जब पूरा फुल हो जाता है तो आपका हार्ड डिस्क जो है फंक्शन कुछ फंक्शंस के वर्क नहीं कर पाता है ना। जब भी आपका कैश मेमोरी फुल हो जाता है तो हार्ड डिस्क जो है डेटा को सही ढंग से
रिट्राइव नहीं कर पाता है, इसीलिए हमें बार बार कैश मेमोरी को कैश मेमोरी को क्लियर करना होता है। आया समझ में? निकिता, निकिता आया समझ में? निकिता तिवारी, ठीक है। और कुछ पूछ रहे हो क्या निकिता? निकिता और कुछ डाउट है आपको? जल्दी बताओ। ठीक है, मतलब कैश मेमोरी में प्रोग्राम तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए होता है। जैसे हमने आपको बताया कि कैश मेमोरी में जो प्रोग्राम स्टोर होता है तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए स्टोर होता है। कैश मेमोरी में कुछ अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर होता है, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा भी स्टोर होता है, लेकिन यह जो डेटा रहता है सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए होता है। यह जो डेटा रहता है सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी यूज के लिए होता है। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ, अब मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी के दो डिसएडवांटेज हैं। पहला है लिमिटेड कैपेसिटी। ठीक है, ये डिसएडवांटेज ना हमेशा रहेगा कैश मेमोरी के साथ, क्योंकि कैश मेमोरी की जो कैपेसिटी रहती है हमेशा लिमिटेड रहती है, क्योंकि यहाँ इसमें डेटा भी टेम्पररी यूज के लिए रखना है, इंस्टेंट एग्जीक्यूशन के लिए प्रोग्राम रखना है, तो कैश मेमोरी का जो कैपेसिटी उसको बढ़ा के क्या फायदा है? कोई फायदा है क्या? नहीं है। इसलिए अब दूसरा डिसएडवांटेज यह है कैश मेमोरी के साथ कि यह बहुत ही खर्चीला होता है, वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव इस टर्म में होता है कि यदि आप हार्ड डिस्क को देखो तो कुछ थाउजेंड्स में खर्चा करके आप काफी ज्यादा, कुछ थाउजेंड्स बक्स को आप खर्चा करके बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी का हार्ड डिस्क ले सकते हो। लेकिन आपको छोटा सा भी कैश मेमोरी यूज करना है जिसका साइज बहुत ही कम रहता है, तो भी आपको 1000 रुपीज पे करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए जो कैश मेमोरी काफी एक्सपेंसिव माना जाता है। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? क्या, जल्दी बताओ। अभिषेक, दुर्गेश, पृथ्वी, निक्सन, गोरख। निक्सन है क्या यहाँ पर? नहीं है लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। अच्छा सर, अच्छा निक्सन है यहाँ पर, अच्छा ठीक है। नहीं, बीच बीच में मैसेज आ रहा था ना निक्सन गोरख लेफ्ट लेफ्ट करके, इसलिए। हाँ, बैड नेटवर्क इशू, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। अब हम आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। तो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम है मेन मेमोरी। ठीक है, तो यह प्राइमरी मेमोरी क्या काम करता है? यह प्राइमरी मेमोरी होल्ड करता है। यह प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? होल्ड करता है। किसे होल्ड करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को। डेटा और इंस्ट्रक्शन को किसके लिए होल्ड करता है? कंप्यूटर के लिए होल्ड करता है। कंप्यूटर के लिए होल्ड करता है। और यह किस तरह के डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करता है? करेंटली वर्किंग। करेंटली वर्किंग यानी कि जो प्रोसेस करेंटली चल रहा है, जो प्रोग्राम करेंटली एक्टिव है, सिर्फ और सिर्फ उसी से रिलेटेड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है आपका प्राइमरी मेमोरी। आया समझ में सभी को?
निक्सन, निकिता, दुर्गेश, अभिषेक, आया समझ में? ठीक है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, यहां पर मैं बात करूंगा प्राइमरी मेमोरी के कुछ फीचर्स के बारे में। यहां पर मैं बात करूंगा प्राइमरी मेमोरी के कुछ फीचर्स के बारे में। यदि प्राइमरी मेमोरी में सपोज हमने कोई डेटा स्टोर किया है, प्राइमरी मेमोरी हमने कोई डेटा स्टोर किया है, तो वो डेटा क्या होगा, वो डेटा लॉस्ट हो सकता है। तो यह डेटा कब लॉस्ट हो सकता है? जब पावर ऑफ होगा, पावर ऑफ होगा तब यह डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। जो प्राइमरी मेमोरी है इसकी जो कैपेसिटी रहती है, कैपेसिटी वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। कैपेसिटी से मतलब है यहाँ पर मेमोरी कैपेसिटी से। तो प्राइमरी मेमोरी की जो कैपेसिटी रहती है वो क्या रहती है, काफी लिमिटेड रहती है। ये चीज आया समझ में? निक्सन, निकिता, दुर्गेश, अभिषेक, सौरभ, आप लोगों को आया समझ में? हाँ दुर्गेश, देखो मैं आपको यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह है प्राइमरी मेमोरी के कुछ फीचर्स। प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा रहता है वो लॉस्ट हो सकता है। कब लॉस्ट हो सकता है? यदि मान लीजिए आप किसी डेटा पे वर्क कर रहे हैं, अचानक से पावर ऑफ हुआ तो वो जो डेटा क्या हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा। उस डेटा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करते हैं कैपेसिटी की, तो प्राइमरी मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है लिमिटेड होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, है ना। सेकेंडरी मेमोरी या फिर हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में जो प्राइमरी मेमोरी का जो कैपेसिटी होता है काफी लिमिटेड होता है, कम होता है। समझ में आया दुर्गेश? ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं, दो कैटेगरीज होते हैं प्राइमरी मेमोरी के। एक होता है रैम, एक होता है रोम। एक होता है रैम, एक होता है रोम। रैम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में, रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम है रीड ओनली मेमोरी। सर कोई भी डेटा सेव करने के बाद कहाँ स्टोर होता है? ठीक है, यदि आपने डेटा को सेव किया है, यदि आपने डेटा को कंप्लीटली सेव किया है तो वो आपके हार्ड डिस्क के अंतर्गत सेक्टर में जाकर स्टोर हो जाता है। यदि आपने पावर ऑफ होने से पहले सेव कर दिया है तो। यदि आप पावर ऑन होगा तो डाटा वापस नहीं मिलेगा। देखो, पावर आपके प्राइमरी मेमोरी से डेटा वापस नहीं मिलेगा, है ना। प्राइमरी मेमोरी से जो डेटा वापस नहीं मिलेगा, यदि आप सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में सेव कर चुके हो तभी मिल सकता है ना। इसलिए आप सुने होंगे कि इसलिए आप सुनते होंगे कि अक्सर कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में वर्क करो तो बोलते नहीं है बार बार सेव करते जाओ, लाइट चला जाएगा, लाइट चला जाएगा, बोलते हैं ना। तो ये लाइट चला जाएगा ना, वो यही चीज है कि लाइट चला जाएगा तो रैम में वो रहेगा नहीं। जब रैम में नहीं रहेगा तो हार्ड डिस्क तक पहुंचेगा नहीं, है ना। क्योंकि कोई भी जो डेटा है जिसपे आप करेंटली वर्क कर रहे हो वो रैम से होते हुए ही, रैम से लगातार, रैम में क्या होता है, लगातार इंफॉर्मेशन अपडेट होता रहता है। मान लीजिए आपने किसी डॉक्यूमेंट पे कुछ लिखा तो रैम में लगातार अपडेट होता रहता है कि हाँ इस डॉक्यूमेंट पे ये चीज लिखा गया है। आगे समझ में? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। ठीक है, 3:34 PM हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। इट्स टाइम टू समराइज। जयप्रकाश रुक जाओ, सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा सा बचा है ना। सेकेंडरी मेमोरी थोड़ा सा बचा है, फिर उसके बाद भले समराइज कर लेंगे, ठीक है।
देखिए मैं आपको अब बता रहा हूँ सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होता है इसका इस्तेमाल होता है डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। ठीक है, डेटा को यदि आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो आपको यूज करना है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं जैसे कि डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं, ये एग्जांपल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। ये चीज आया समझ में सभी को? जल्दी बताओ। ठीक है, अब जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो स्लो होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? स्लो होता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क वाला जो मेमोरी होता है वो मेन मेमोरी के कंपैरिजन में क्या होता है? थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, अब यदि सीपीयू को, मान लीजिए सीपीयू को सेकेंडरी मेमोरी को क्या करना है? एक्सेस करना है। सीपीयू को क्या करना है? सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस करना है। तो सीपीयू डायरेक्टली सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू सबसे पहले इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड रूटीन्स यानी कि इनपुट आउटपुट से रिलेटेड मेथड्स या फिर जो भी आपके डिवाइसेस जुड़े हुए हैं उनसे होते हुए किस में जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी में। इसका मतलब यह है कि सेकेंडरी मेमोरी और सीपीयू को आपस में कनेक्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट रूटीन्स कंपलसरी हैं। इन इनपुट आउटपुट रूटीन्स में वायर्स भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स भी आते हैं, और साथ ही साथ जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो भी आते हैं। ये चीज आया समझ में सभी को? ये चीज आया। सर रोम भी है क्या सेकेंडरी मेमोरी? नहीं, देखो रोम जो है सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, रोम जो है आपके प्राइमरी मेमोरी में आता है। यहां पर जो मैंने सीडी रोम लिखा है वो रोम से थोड़ा सा डिफरेंट है। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। देखो सेकेंडरी मेमोरी के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं आपके हार्ड डिस्क होता है, इसके अलावा डीवीडी है ना, हार्ड डिस्क, डीवीडी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी मेमोरी के। मैं यहाँ पर आपको ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आपको इजीली याद रहेंगे। क्लियर हुआ सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल? जल्दी बताओ। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जाम्पल क्लियर हुए? ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर ये वाला टॉपिक थोड़ा सा छोटा है इसलिए इसको पढ़ लो अभी, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक से स्टार्ट करें। प्रोसेसर ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक मैं आपको समराइज में बता रहा हूँ। ठीक है, जो प्रोसेसर होता है वो कहलाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। प्रोसेसर जो होता है वो कहलाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। बिना ब्रेन के कंप्यूटर क्या है? इंस्ट्रक्शंस होने के बाद भी अच्छे से डिसीजन नहीं ले सकता। फीचर ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के फीचर ये हैं कि यह स्टोर करता है डेटा को परमानेंटली। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल होता है। सेकेंडरी मेमोरी एज ए एक्सटर्नल मेमोरी वर्क करता है। सेकेंडरी मेमोरी स्लो होता है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी जो है डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता सीपीयू से। यदि सीपीयू को एक्सेस करना है सेकेंडरी मेमोरी को तो उसे इनपुट आउटपुट रूटीन्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ? सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स क्लियर हुए? जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। ठीक है, देखिए प्रोसेसर जो कहलाता है वो होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, प्रोसेसर की मदद से आप प्रोसेस कर सकते हो डेटा को, यानी कि डेटा का कैसा भी फॉर्म हो, भले डेटा क्लियर ना हो, आप उस डेटा को क्लियर बना सकते हो, एक्यूरेट बना सकते हो उस डेटा को। ठीक है, इसी प्रोसेसर की मदद से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो किसे? इंस्ट्रक्शन को आप क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, जब भी इंस्ट्रक्शन जो हो एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो स्टोर्ड होता है किसमें? मेमोरी में स्टोर होता है। और जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसका एक यूनिट होता है गीगाहर्ट्ज, है ना। गीगाहर्ट्ज यह जो है प्रोसेसर की स्पीड का एक यूनिट है। आया समझ में प्रोसेसर? जल्दी बताओ। सभी को समझ में आया प्रोसेसर के बारे में? ठीक है, ओके। हाँ जयप्रकाश, रिपीट कर रहा हूं। देखो, प्रोसेसर जो होता है, यह प्रोसेसर कंप्यूटर के लिए एक ब्रेन की तरह वर्क करता है। यदि मनुष्य में जैसे ब्रेन नहीं है तो मनुष्य सोच नहीं सकता, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वैसे ही यदि कंप्यूटर में कोई प्रोसेसर नहीं है तो कंप्यूटर बिल्कुल खाली डब्बा है, कंप्यूटर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, सारे इंस्ट्रक्शन सारे डिटेल्स होने के बावजूद। प्रोसेसर जो है डेटा को प्रोसेस करने के काम आता है। यदि डेटा रॉ डेटा है, कच्चा डेटा है, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो प्रोसेसर की मदद से आप उसे प्रोसेस करके अच्छा क्लीनिंग करके एक बेस्ट और बेटर डेटा बना सकते हैं। प्रोसेसर की मदद से आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शन कौन से हो सकते हैं? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन। और इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद ये इंस्ट्रक्शन स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में। प्रोसेसर का जो स्पीड का यूनिट है वो है गीगाहर्ट्ज। ठीक है, समझ में आया जयप्रकाश? जल्दी बताओ। जयप्रकाश, आया समझ में आपको? जल्दी बताओ। ठीक है, ओके। सर पेन ड्राइव कौन सा मेमोरी है? देखिए पेन ड्राइव जो है, पेन ड्राइव आपके सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। पेन ड्राइव किस में आएगा? सेकेंडरी मेमोरी में आएगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। हाँ, दुर्गेश आप ये बताओ, डिस्क को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? दुर्गेश ये बताइए, डिस्क को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है? जल्दी रिप्लाई करिए दुर्गेश। ठीक है, ओके। हाँ, जयप्रकाश, जयप्रकाश जयप्रकाश ये बताइए, हार्ड डिस्क क्या काम आता है? जयप्रकाश रिप्लाई करो जल्दी।
क्या स्टोर करने के काम आता है जयप्रकाश? हार्ड डिस्क। ठीक है। निकिता तिवारी ये बताओ स्टैक्ड डिस्क क्या है? निकिता तिवारी, स्टैक्ड डिस्क क्या है बताओ? निकिता, स्टैक्ड डिस्क क्या है बताओ? इसको मैंने बताया ना, स्टैक्ड डिस्क, इसको बताओ। निकिता आपने आंसर नहीं दिया अभी तक। ठीक है, लगता है रिस्पांस नहीं आ रहा है। ठीक है, आप ही लोग बताइए अब क्लास को एंड किया जाए कि डिस्क अरेंज लेयर बाय लेयर। अच्छा, आप लोग से नहीं पूछा था ना, जिससे पूछा था वो तो आंसर दिए नहीं। अच्छा, अभी आंसर दिए हो, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। मेरे लिए बैक टू बैक सेशन हो गया है। मेरे लिए आज टोटल 4 घंटे का लाइव क्लास हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे हेल्थ पे असर ना पड़े इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एंड कर रहा हूँ सेशन को। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू। ठीक है, सभी लोग मीटिंग को लीव कर सकते हैं।